नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम सबसे पहले आतंक के असली खेल का विश्लेषण करेंगे, जिसमें मेड इन चाइना का ठप्पा लगा हुआ है। आतंकवाद का असली एक्टर अगर पाकिस्तान है तो असली डायरेक्टर चीन है, जिसने आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध से बचाने के लिए कूटनीति की अपनी दीवार खड़ी कर रखी है। लेकिन सवाल यह है कि चीन आखिर कब तक मौलाना मसूद अजहर को बचाएगा, क्योंकि मसूद अजहर का मामला चीन के गले की हड्डी बन चुका है। चीन ने अपनी चेकपोस्ट पाकिस्तान को खुश करने के लिए मसूद अजहर पर प्रतिबंध के प्रस्ताव पर ब्रेक तो लगा रखी है, लेकिन यह ब्रेक ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। यही वजह है कि अब चीन पर्दे के पीछे अपने फायदे की कूटनीति ब्लैकमेलिंग में लगा हुआ है। आतंक का जमीनी खिलाड़ी तो पाकिस्तान है, लेकिन पर्दे के पीछे असली खेल मेड इन चाइना है। पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी भारत पर हमले करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन उन्हें बचाता है। पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी मसूद अजहर पर प्रतिबंध के मामले में चीन के खेल की पोल खुल चुकी है। चीन के उप विदेश मंत्री ली बानडोंग ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर का बचाव किया है। वो मसूद अजहर जो संसद हमले से लेकर पठानकोट और उड़ी हमले का गुनहगार है। चीन ने कहा कि आतंकवाद से लड़ने के नाम पर कोई देश राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश न करे। ऐसा लग रहा है कि मसूद अजहर के मामले पर चीन भारत को ब्लैकमेल करने में जुटा है, क्योंकि एक तरफ वो मसूद अजहर का बचाव भी करता है, दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि एनएसजी में भारत की सदस्यता पर बात करने का इच्छुक है। पठानकोट हमले के बाद भारत मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव यूएन में लेकर आया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में चीन को छोड़कर 14 सदस्य देश इस पर सहमत हैं। चीन ने मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर 2 बार टेक्निकल रोक लगाया है। पिछले हफ्ते ही चीन ने इस प्रस्ताव पर रोक लगाया, नहीं तो ये प्रस्ताव पास हो जाता। चीन प्रस्ताव को वीटो की वजह पर रोक लगा रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो ब्लैकमेलिंग पर उतारू है। मसूद अजहर पर अगर प्रतिबंध लगता है तो चीन की चेकपोस्ट पाकिस्तान बुरी तरह फंस जाए। जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में सेना के सेफ हाउस में है। पठानकोट हमले में मसूद अजहर के हाथ होने के सीधे सबूत भारत पाकिस्तान को सौंप चुका है, जिसे पाकिस्तान ने मानते हुए दिखावे के लिए ही सही, लेकिन जैश ए मोहम्मद के कुछ आतंकवादियों को न सिर्फ पकड़ा था, बल्कि पाकिस्तान में एफआईआर भी हुई थी। आतंकी मसूद अजहर को बचाना पाकिस्तान की मजबूरी बन गया है। मसूद अजहर के मामले में चीन कूटनीति के स्मार्ट खेल में जुटा है। चीन को पता है कि वो ज्यादा देर तक मसूद अजहर को बचा नहीं सकता, और अगर वो खुलकर आतंकवादी मसूद अजहर को बचाएगा तो कूटनीति की कई दीवारें उसके सामने भी खड़ी हो जाएंगी। और अगर मसूद अजहर को नहीं बचाएगा तो उसके प्यारे पाकिस्तान पर आफत आ जाएगी, जो दुनिया से अलग थलग होने के कगार पर पहले से ही खड़ा है। टेररिज्म दुनिया की पीस, दुनिया की ट्रैंक्विलिटी, दुनिया के बढ़ावे के लिए, उछाल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और एकजुट होकर सबको इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। उसके बावजूद अगर चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है तो साफ तौर पे नजर आता है कि चाइना ग्लोबल टेररिज्म को बजाय रोकने के लिए उसको बढ़ावा दे रहा है। इसी हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आने वाले हैं। इससे ठीक पहले मसूद अजहर के मामले में चीन के रवैये की भारत खुले तौर पर कड़ी आलोचना कर चुका है। दो तरफ से फंसा चीन अब पर्दे के पीछे अपनी गुपचुप कूटनीतिक चालों और शर्तों के साथ इस कूटनीतिक चक्रव्यूह से बाहर निकलने में लगा है। आज तक ब्यूरो। इसे समझने का सबसे आसान तरीका दरअसल यह है कि अलकायदा को आतंकी संगठन माना जाए, लेकिन ओसामा बिन लादेन को आतंकी नहीं माना जाए। जैश ए मोहम्मद को दुनिया मानती है आतंकी संगठन, लेकिन मौलाना मसूद अजहर को नहीं। इसीलिए केस बहुत मजबूत है। चीन जानता है इसे वो ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकता है। ऐसा हो गया तो चीन का दोस्त पाकिस्तान फंस जाएगा बुरी तरह से। चीन कूटनीतिक बहानेबाजी कर रहा है, भारत की एनएसजी की सदस्यता पर विचार करने के इशारे दे रहा है, साथ में पाकिस्तान को खुश करने के लिए यह भी कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर राजनीतिक फायदा न उठाया जाए। बहरहाल आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है
और आज हम पाकिस्तान की मेंटल हेल्थ का चेकअप करने वाला दिलचस्प विश्लेषण करेंगे, जिसमें आतंकवादियों की सेहत का तो पूरा ख्याल रखा जाता है, लेकिन आम लोगों को उनके बुरे हाल पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन इससे पहले हम आपको वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर वो आंकड़े दिखाते हैं जो पूरी दुनिया के लिए बड़े तनाव का मुद्दा होना चाहिए। दुनिया में हर चौथा व्यक्ति किसी न किसी तरह के मानसिक रोग और तनाव से जूझ रहा है। दुनिया के 20% बच्चे 14 वर्ष की आयु से पहले मनोरोग के शिकार बन जाते हैं। मानसिक रोग और तनाव की वजह से दुनिया में हर वर्ष 10 लाख लोग सुसाइड करते हैं। युद्ध, आतंकवाद और आपदा की स्थितियों में मानसिक रोगों की दर दोगुनी हो जाती है। मानसिक रोग और तनाव की वजह से दूसरी संक्रामक बीमारियां होने की आशंका रहती है। मेंटल हेल्थ डे पर पाकिस्तान की बात करना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का सिस्टम गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार है, जिसे अपने लोग नहीं बल्कि आतंकवाद और अपने पालतू आतंकवादी दिखते हैं। दुनिया में कम आय वाले देशों में सबसे ज्यादा मनोरोगी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में करीब 5 करोड़ लोग मानसिक बीमारियों का शिकार हैं। इनमें 1.5 से 3 करोड़ युवा और बुजुर्ग और 2 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे शामिल हैं। 13 वर्ष से बड़ी आयु के पाकिस्तान में 40% आबादी मनोरोग की शिकार है, जबकि अमेरिका में 18% और भारत में 13% वयस्क आबादी मनोरोग से पीड़ित है। भारत और पाकिस्तान दोनों जगह मनोरोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी भारी कमी है। अमेरिका में ऐसे 50,000 डॉक्टर हैं, तो भारत में सिर्फ 5,000 और पाकिस्तान में ऐसे सिर्फ 300 डॉक्टर हैं। ये पाकिस्तान का हाल है जो आतंकवादियों की सेहत का पूरा ख्याल रखता है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकवादियों को सेना के कैंपों और बेस में छुपा दिया जाता है, लेकिन आम पाकिस्तानियों को पूछने वाला कोई नहीं है। जहां आबादी के हिसाब में दुनिया में सबसे ज्यादा मानसिक रोगी हैं, वो देश बम, एटम बम और आतंक की बातें करके दुनिया में अपने मेंटल हेल्थ का सर्टिफिकेट खुद देते रहा है। हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, और देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी से लड़ने और लोगों की तकलीफों को दूर करने की बातें पाकिस्तान की समझ में नहीं आती। उसका दिमाग तो आतंकवाद में ही चलता है। आतंकवाद के टॉपर पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आतंकवाद और युद्ध कैसे लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करता है। कश्मीर हथियाने की साजिश में पाकिस्तान 3 युद्ध कर चुका है और आतंक की फैक्ट्री बन चुका है, लेकिन लोगों की हालत क्या है ये भी सुन लीजिए। दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे बदहाल इलाकों में से एक है, जहां गरीबी से लेकर अशिक्षा और बेरोजगारी की बड़ी समस्याएं हैं। लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पाती, जबकि दुनिया की 21% लोग दक्षिण एशिया में सार्क के 8 देशों में रहते हैं। लेकिन इनमें से पाकिस्तान का दिमाग इलाके की बेहतरी से ज्यादा आतंकवादियों के ख्याल रखने में चलता है। पाकिस्तान के सिस्टम की सोच गंभीर मानसिक बीमारी में जकड़ चुकी है, जिसको एक नहीं कई सीरियल सर्जरी की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम हाफिज सईद की नई साजिश को डिकोड करेंगे। हमारे पास लश्कर का वो नया टेरर मॉड्यूल है जिसमें लेडी टेररिस्ट को खून खराबा में लगाने की प्लानिंग है। हमें यह भी पता चल गया है कि हाफिज सईद ने कश्मीर में 3 नए ग्रुप बना दिए हैं और उसका लीडर किस किस को बनाया गया है। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था। किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती हैं, इंशाअल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। ये आतंक के चाचा की खिसियाहट है। अपने ही घर में ठुकने पिटने पर चोट खाए सांप की तरह तिलमिला रहे हाफिज सईद ने नया टेरर प्लान तैयार किया है, जिसे आज तक पर आप डिकोड होते हुए देखेंगे। सबसे पहले हम आपको उस टेरर प्लान का पार्ट 1 दिखाते हैं। ये अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने बैठ के इंडिया को जो सहूलतें दे रखी है। हाफिज सईद के नए टेरर प्लान का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि खून खराबे के लिए वो इस बार हुस्न की आड़ ले रहा है। लश्कर ने कश्मीर में तबाही के इरादे से
बुरका ब्रिगेड तैयार की है। बुरका ब्रिगेड की लीडर आतंकी फातिमा खान को बनाया है। फातिमा खान आतंक के चाचा की चहेती है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाए लश्कर के आतंकी भारत में बड़े हमले की फिराक में हैं। खुफिया रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार मौजूद लॉन्चिंग पैड के जरिए भारत पर बड़ा हमला कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद मसरूर बड़ा भाई लॉन्चिंग पैड और अभियाल डोगरा में मौजूद लॉन्चिंग पैड के जरिए आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। जानकारी ये भी है कि यहां पर पाक रेंजर्स की वर्दी में आतंकी उस पार देखे गए हैं। बीएसएफ को इस पूरे मामले पर बड़े स्तर पर अलर्ट कर दिया गया है। आप आज तक पर लश्कर की नई साजिश डिकोड होते देख रहे हैं। आपने लश्कर के टेरर प्लान का पार्ट 1 देखा। अब हम आपको उसका पार्ट 2 दिखाते हैं, जिसमें पाकिस्तान से लेकर कश्मीर तक लश्कर के नए नेटवर्क का पर्दाफाश होते आप देखेंगे। लश्कर ने पाकिस्तान और कश्मीर में ऑपरेशन की जिम्मेदारी 2 अलग अलग आतंकियों को दे दी है। साजिद जट उर्फ नोमी पाकिस्तान से लश्कर के ऑपरेशन को लीड करेगा। अबू दुजाना को कश्मीर का कमांडर बनाया गया है। अबू दुजाना की कमान में 3 आतंकी ग्रुप बनाए गए हैं। पहले गुट की लीडर फातिमा खान को बनाया गया है, जो हम आपको बता चुके हैं। दूसरे गुट का लीडर अबू ओसामा उर्फ जहांगीर को बनाया गया है। तीसरे गुट का लीडर हमद होगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में कंफ्यूजन है। वो लड़ाई कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो कुछ करना चाहता है ताकि उसके लोगों को लगे कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चुप बैठने से मना किया है। तो JNK में आर्मी कैंप पर हमले होते रहते हैं, 2 हो चुके हैं, आज तीसरा हो रहा है पामपुर में। हो सकता है वो ऐसे बड़े हमले हमारे बड़े शहरों में भी करे, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक ये भी यकीन हो गया कि अगर अभी कोई बड़ा हमला किया, चाहे वो कहीं भी करे, तो भारतीय सेना में जो शक्ति है वो तो है ही, अभी हमारे पॉलिटिकल विल भी है कि हम उसको दोबारा सजा दे सकें। कश्मीर घाटी में लश्कर के 3 गुटों के बनाए जाने का खुलासा इंटरसेप्ट हुआ। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद के करीबी लश्कर कमांडर सैफुल्ला साजिद जट उर्फ नोमी और कश्मीर घाटी में बैठे लश्कर कमांडर अबू दुजाना की बातों को इंटरसेप्ट किया था। इस इंटरसेप्शन में और भी खुलासे हुए। मसलन पाक रेंजर की वर्दी में LOC पर घूम रहे हैं आतंकी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर लॉन्चिंग पैड पर हैं आतंकी। लश्कर कमांडर ने कश्मीर में खून खराबे का निर्देश दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकी हमले का कोड कार्रवाई होगा। सुरक्षा बलों से हथियार छीनने का भी निर्देश दिया गया है। आतंकियों की बातचीत इंटरसेप्ट होने के बाद घाटी में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान से जुड़े नदी नालों की खास तौर पर चौकसी की जा रही है। पाक से लगी पूरी सीमा सील कर दी गई है। पाकिस्तान में मौजूद लश्कर कमांडर सैफुल्ला साजिद जट लगातार हाफिज सईद से निर्देश लेकर भारत में मौजूद लश्कर कमांडरों को निर्देश दे रहा है। खुफिया इंटरसेप्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि कश्मीर घाटी में अबू दुजाना ने भारत में हमले करने के लिए 3 अलग अलग लश्कर के ग्रुप बनाए हैं, जिसमें एक महिला भी एक ग्रुप को लीड कर रही है। सूत्र बताते हैं कि बड़े बड़े शहरों को टारगेट करना इनका बड़ा निशाना है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। ये जानकारी हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप जान सकें कि आतंकवाद का खतरा कितना बड़ा है। पाकिस्तान से आए इन किराए के आतंकियों ने ही आज पंपोर की एक इमारत में घुसकर बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की, जिसे हमारे जवानों ने मटियामेट कर दिया। खबरदार में अब हम आज पूरे दिन पंपोर में चले ऑपरेशन का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आप जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारी सेना अब साजिश को सूंघकर उसे नेस्तनाबूद करने में एक्सपर्ट है। पंपोर की इस बहुमंजिला इमारत को धू धू कर जलता देख पाकिस्तान में बैठे आतंक के सौदागरों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये इमारत हिंदुस्तान की जमीन पर जरूर खड़ी है, लेकिन इसके भीतर भस्म होने वाली साजिश पाकिस्तानी है। अब कुछ ही देर पहले हमने देखा कि इस बिल्डिंग में आग भी लगी है और अभी भी गोलीबारी जारी है। लगातार हमको सेना और जो JNK पुलिस के सूत्र हैं उनसे यही जानकारी मिल रही है कि ये ऑपरेशन अभी भी चलता रहेगा।
ये श्रीनगर से सटे पंपोर के एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की इमारत है, जिस पर साल में दूसरी बार आतंकियों ने धावा बोला। सुबह सुबह 6 बजे ही सेना को इसकी भनक मिली। सेना ने मोर्चा संभाला और बिल में छिपे सांप की तरह आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ पर फिलहाल जो सुरक्षा बल के जवान आपको दिख रहे हैं, इनका काम है पूरी सिविलियन मूवमेंट को ब्लॉक करना, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वाहन को आगे छोड़ने नहीं देना। उसके बाद आगे जो कार्रवाई है, तलाशी अभियान है, वो आगे चल रहा है। उसमें सेना, सुरक्षा बल और पुलिस के जवान शामिल है और उन्होंने पूरे इस इलाके, उस परिसर को जो है अपने कब्जे में लिया है। और ये तस्वीरें सिर्फ आप आज तक टीवी पे देख सकते हैं, बाकी कोई चैनल अभी तक फिलहाल इस जगह से रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है। कई राउंड की फायरिंग हुई, हमारा एक जवान शहीद हुआ, लेकिन शाम ढलते ढलते पाकिस्तान की साजिश खाक हो गई। आज तक मौके पर पहुंचने वाला सबसे पहला टीवी चैनल था। ये तस्वीरें इमारत से महज 50 मीटर की दूरी से ली गई हैं। आज तक आपको सबसे नजदीकी तस्वीरें और सबसे सटीक कवरेज दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो पर हमारे 3 रिपोर्टर मौजूद थे, अशरफ वानी, शुजाउल हक, निशांत चतुर्वेदी। हमारे 3 रिपोर्टर अलग अलग लोकेशन पर थे। ऑपरेशन की एक एक तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हो रही थी। कैंपस से रुक रुक कर गोलियों की आवाजें आ रही थी। सेना ने पूरे कैंपस को घेर लिया था। श्रीनगर नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। तकरीबन 1 किलोमीटर बताया जा रहा है कि मुश्किल से 10-15 मिनट का है, लेकिन पूरा कोडोन ऑफ है। ये देखें आप, ये किस तरीके से यहाँ पर आर्मी का कारवां जा रहा है। पूरे एरिया को कोडोन ऑफ कर दिया है, पूरे एरिया को रोक दिया है, सब कुछ यहाँ पर रोक दिया, कोई भी बाहर से नहीं जा सकता है। पंपोर का ईडीआई कैंपस झेलम नदी के किनारे है। आतंकी झेलम का फायदा उठाकर इस कैंपस में घुस आते हैं। उरी बेस कैंप में भी आतंकी झेलम से होकर ही घुसे थे। बारामूला में बीएसएफ आर्मी कैंप पर हमला भी झेलम के जरिए ही हुआ था, लेकिन इस बार हमला आतंकी की तरफ से नहीं, सेना की तरफ से हुआ। पांपोर की इस ईडीआई बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे रिवर झेलम है और जैसा आप देख रहे हैं कि इस नदी से ही हमारे सूत्रों के हिसाब से एक बोट में ये जो मिलिटेंट्स है वो इस ईडीआई कॉम्प्लेक्स के पिछले साइड से घुसे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इनका असली मकसद नेशनल हाईवे पे हमला करना था, लेकिन हमला करने से पहले ही इनको किसी न किसी तरीके से यहाँ देखा गया और ये लगातार ये ऑपरेशन जारी है तब से। ये कैंपस करीब 5 किलोमीटर के घेरे में फैला है। इसमें कई इमारतें हैं, कई कमरे हैं। आतंकी इसी का फायदा उठाकर यहाँ दुबके रहते हैं। अशरफ वानी के साथ निशांत चतुर्वेदी, पंपोर आज तक। पंपोर से खबर यह है कि इमारत में सेना दाखिल हो चुकी है। सर्च ऑपरेशन जारी है, एक एक कमरे की तलाशी चल रही है। अब आतंकियों की मौत निश्चित है। खबरदार में अब हम एलओसी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आज तक संवाददाता अश्विनी कुमार नौशेरा सेक्टर पर मौजूद एलओसी के आखिरी बंकर तक गए, वहां जवानों से बात की, उनका मूड भापा। कोई भी मिशन पर जाने पर हम उसको अंजाम देने के लिए तैयार हैं। हरकत करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे बर्बाद करूंगा। जिस भाषा में वो दुश्मन समझता है उसी भाषा में हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये एलओसी पर हमारे जवानों के मुस्तैदी का वो पैमाना है जिसे देखकर आप रात को चैन की नींद सो सकते हैं। जब तक ये है, सरहद की एक एक इंच सुरक्षित है। ये एलओसी की आखिरी पोस्ट है और ये आखिरी बंकर जहां से पाकिस्तानी ठिकानों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर हूं और यहां पर पाकिस्तान की तरफ से कभी भी फायर आ सकता है। हम इस आड़ में, बंकर की आड़ में जा रहे हैं। जवान बिल्कुल रेडी पोजीशन में है। अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इसी कारण जो है पाकिस्तान का जो है सारा फायर जो है साइलेंट हो चुका है। नौशेरा सेक्टर के इस पोस्ट पर फिलहाल खामोशी है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मानो पाकिस्तान की अक्ल थोड़े ठिकाने लगी है। उधर से फायरिंग बंद है तो इधर से जवाब देने की भी जरूरत नहीं, लेकिन सेना के बंकरों में माहौल पहले की तरह जज्बा भरा है। मैं और मेरे साथी दिन रात आगे के इलाके की
निगरानी करते हैं। मुझे आगे के इलाके के बारे में बारीकी से जानकारी है। यदि दुश्मन वैसे तो आने की कोशिश नहीं करेगा, यदि फिर भी वह आने की कोशिश करता है तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देकर बर्बाद करेंगे। आज तक ये रिपोर्ट आपको इसलिए दिखा रहा है ताकि आप सरहद की सुरक्षा की चिंता से महफूज रहें, ये देख जान सकें कि सरहद का हाल क्या है। आप आज तक के कैमरे से पाकिस्तानी खेमे को भली भांति देख सकते हैं। आपको दिख रहा सफेद मकान पाकिस्तानी सीमा में है। गौर से देखेंगे तो आपको पाकिस्तानी बंकर और जवान भी दिख जाएंगे, लेकिन आपको उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं। बॉर्डर पर हमारी तैयारी पूरी तरह दुरुस्त है। इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर जवान जो है इस वक्त पोजीशन लेकर वो आगे जा रहे हैं और काफ़ी मुश्किल है यहाँ से निकलना, मगर फिर भी जवान जो है आड़ लेकर जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान कभी भी फायर खोल सकता है। हम भी उन जवानों के साथ जा रहे हैं और बड़ा मुश्किल है यहाँ से कि पाकिस्तान कभी भी फायर खोल सकता है और जवान जो है लगातार जो है मूवमेंट कर रहे हैं क्योंकि आगे पहुंचना जो है अगर आप सिर ऊपर आपने कर दिया तो कभी भी फायर खुल सकता है, उसका लगातार जवाब दिया जा रहा है। सरहद पर तैनात जवान कहते हैं कि 2-3 दिनों से पाकिस्तानी सीमा में हलचल बंद है। ये वही इलाका है जहां पाकिस्तानी आतंकियों के लॉन्चिंग पैड हैं। छोटे छोटे नालों से आतंकी हमारी सीमा में घुसते हैं, लेकिन अब उनकी बोलती बंद है। जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब फायर खोला, उसका सीज फायर वायलेशन किया, उसका लगातार हमारे लोगों ने जवाब दिया और पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया और पिछले कुछ दिनों से यहां पर बिल्कुल सीज फायर वायलेशन की बात नहीं कर रहा है पाकिस्तान और आज पूरी शांति बनी हुई है। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, लाइन ऑफ कंट्रोल, आज तक। सेना ने एलओसी पर मुस्तैदी बढ़ा दी है क्योंकि पूरा खतरा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ में बढ़ोतरी हो सकती है। घुसपैठ रोकने के लिए सेना मॉनिटरिंग सिस्टम को और चुस्त दुरुस्त करने जा रही है। एलओसी पर निगरानी के लिए सेना नए रेडार तैनात करेगी, जिसकी खरीद की तैयारी की जा रही है। ये ऐसे रेडार होंगे जो घने जंगलों में भी दुश्मनों की हरकतों को पकड़ पाने में सक्षम होंगे। पुराने थर्मल इमेजर्स की जगह अत्याधुनिक थर्मल इमेजर्स खरीदने की योजना है। सर्विलांस सिस्टम में भी नए उपकरण खरीदे जाएंगे। कल विजयदशमी है, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में होंगे, ऐशबाग की रामलीला समारोह में शिरकत करेंगे। ऐशबाग की रामलीला का इस बार थीम रखा गया है आतंक का खात्मा। पीएम मोदी रामलीला का आखिरी प्रसंग रावण वध भी देखेंगे। मोदी के स्वागत की जबरदस्त तैयारी की गई है। बीजेपी ने एयरपोर्ट से ऐशबाग तक मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी कर रखी है। वैसे यूपी में इस बार विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि मोदी के रामलीला दर्शन के पीछे राजनीति है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।